नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। सबसे पहले ईद की मुबारकबाद सभी देशवासियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको है, स्पेशली खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। नवरात्रि की शुभकामनाएं कल हमने दे दी थी, 9 दिन के लिए है वो शुभकामना। ईद की आज मुबारकबाद, और ईद की मुबारकबाद से ही आज ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। 11 साल लंबी तपस्या नरेंद्र मोदी की, हालांकि कैमरों के साथ ही वो तपस्या होती है, लेकिन 11 साल लंबी तपस्या और एक दिन 31 मार्च 2025 ईद का दिन। 11 साल की तपस्या पर हिंदुओं ने पानी फेर दिया, और हिंदुओं ने ऐसा पानी फेरा कि मोदी और शाह से बड़ा झटका, बड़ा करंट योगी आदित्यनाथ को लगा है। और ये झटका पूरे उस इकोसिस्टम को लगा है जो नफरतियों के लिए खाद पानी मुहैया करवाता है। पूरे इकोसिस्टम को ये झटका लगा। एक ठाकुर है, अनुराग ठाकुर, वो तो जिहादियों की तलाश में निकल पड़े हैं, खोजने निकल पड़े हैं, तो उनकी भी हम मदद करेंगे। फिलहाल मैं पहली क्लिप से स्टार्ट करता हूं। आज कुछ विजुअल्स के सहारे ये चर्चा होगी। पहली क्लिप, पहले 2 क्लिप दिखाएंगे, चर्चा पे आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली क्लिप दिखाइए। ये देखिए जरा, जयपुर की तस्वीर ये है। ये देखिए, ये यहाँ पर भगवा रंग भी है, टीका भी है, चंदन भी है, गमछा भी है, रामनामी भी है, सब है। और ये हिंदू हैं, और कुंटलों फूल, गुलाब के फूल, पंखुड़ियां, ये जो नीचे फेंक रहे हैं, ये नीचे हजारों की तादाद में मुसलमान भाई हैं जो ईद की नमाज अता करने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की आबो हवा की वो असली तस्वीर है, असली खुशबू है, जो नथुनों में जाती है, नाकों में जाती है जब नफरतियों के इकोसिस्टम में, तो उनको घुटन होने लगती है। और आज जयपुर पिंक सिटी, वैसे भी जयपुर कहते हैं कि मतलब वहां से खुशबू आती है, उस शहर में एक खुशबू है। तो ये खुशबू आज नफरतियों के इकोसिस्टम का दम घोंट रही है, 11 साल की तपस्या पर पानी फेर रही है। लेकिन जिस वक्त ये हो रहा था, उस वक्त इस देश में संविधान की शपथ लेने वाले खादी में बैठे लोगों के अब हुक्म पर चलने वाले, संविधान को ताक पर रख देने वाले खाकी वर्दीधारी, वो क्या कर रहे थे, जरा एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाते हैं। मेरठ की है, योगी आदित्यनाथ की स्टेट की, राज्य की है। ये देखिए। हम भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप लोग फैजाम पहुंचिए। भाई साहब, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, आप बहस मत करिए प्लीज। आप फैजाम पहुंचिए, बहस मत करिए। आप फैजाम पहुंचिए, बहस मत करिए। आपको बताया जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फैजाम पहुंचिए, ऊपर वाले को बताइए। ये जो भी जगह है, कुछ फैजान या कुछ जगह है, दरअसल ईदगाह जो है मेरठ में, वो फुल हो गई, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। नमाजी जो थे, जो जिनसे भी चर्चा बातचीत हो रही थी, वो मैं बात बता दूं, कहा कि 5 मिनट, सब कुछ तो होता है, इसी रास्ते से कांवड़िए जाते हैं, हफ्तों ये बंद रहता है, पूरा रोड बंद कर दिया जाता है। हरिद्वार से लेके दिल्ली का तो जो मुख्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वही बंद होता है और फूल बरसाया जाता है। हमारा भी साल का एक दिन का त्योहार है। अच्छा, साल का एक दिन का त्योहार वो पहलवान बहुत अच्छे से बताता है, योगी का। तो साल का एक दिन का त्योहार है, तो 5 मिनट की बात है, हमें नमाज अदा कर लेने दो आप। तो अफसर जो हैं खाकी वर्दी वाले, वो कहते हैं हम बहस मत करो। ये बहस, क्योंकि बहस के में जवाब तार्किक देना होता है, बहस से ही तो भागते हैं, ये इकोसिस्टम की पहचान है। ये कभी भी बहस में नहीं आएंगे आपके, ये वन वे चलते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो कौन सा अलग अलग क्षेत्र में कहा जाता है, खेल आते हैं, सर पे से टीप मार के भाग जाते हैं, तो वही सिस्टम है ये भाजपा और संघ का इकोसिस्टम। ये वन वे, एक तरफ से मारो और भाग जाओ, सामने आमने सामने सवाल और जवाब में यकीन नहीं रखते। तो पुलिस अफसर ने कहा कि नहीं नहीं, बहस मत करो।
उसके बाद उसने कहा कि अरे ऊपर वाला देख रहा है, उससे तो थोड़ा सा उसका तो लिहाज करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो कहे कि जाओ, अच्छा जाओ वहां पे जहां जाना है, वहां भेज रहा, वहां जाओ, वहां जाके ऊपर वाले को बता दो ऊपर वाले। ये भाषा पुलिस की वर्दी में अफसर का अगर होगा उस देश में, इसीलिए हमने दो कंट्रास्ट विजुअल आपको दिखाए हैं। असली जो पहली तस्वीर जयपुर की थी, वही हिंदुस्तान की आबो हवा की असली तस्वीर है, वही रूह है हिंदुस्तान की, वही आत्मा है। दूसरी वाली जो दिखाए, ये 11 साल के तपस्या का परिणाम है। ये दूसरी तस्वीर 11 साल के तपस्या का परिणाम है। तो ये पहले इन दोनों पे हम बात करते हैं, फिर अभी हम चलेंगे संभल। संभल, और संभल जब आप देखेंगे तो और चौंकेंगे। संभल की तस्वीर बहुत जरूरी है दिखाना आपको। लेकिन पहला सवाल, हेमंत भाई, आज 11 साल की तपस्या पर पानी अगर जयपुर में फिरा, तो उस तपस्या का परिणाम मेरठ में दिखा। ये कंट्राडिक्शन कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को और पूरे देशवासियों को, जैसा आपने कहा, ईद की हार्दिक मुबारकबाद। और देश का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसी कामना के साथ ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। जो कुछ जयपुर का आपने शो दिखाया, और वो अकेला जयपुर का नहीं है, ऐसा ही एक अमरोहा में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। मैंने भेजा आपको, छोटा सा क्लिप है उसका। बेसिकली हिंदुस्तान की जो असली जो है गंगा जमुनी तहजीब, ये उसका नजारा है। जैसा आपने कहा, हृदय को छू लेने वाला, ये है हमारी असली तहजीब। ये है वो भारत जिसकी कभी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने, और सदियों से चली आ रही है, सब इकट्ठे रहते हैं। आपने कहा कि ये 11 साल की तपस्या, माफ कीजिएगा, ये 100 साल की तपस्या है। ये 100वें साल में ही साल, 100 साल से जहर बोने के बाद ये यहाँ पर इन्होंने पहुंचाया है। जो आपने मेरिट की क्लिप दिखाई, 100 साल का वो है। अभी तक क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस फोर्स थी या बाकी अधिकारी थे, वो न्यूट्रल बाय ओथ ऑफ देयर ऑफिस रहते थे, किसी धर्म के ना इस तरफ ना उस तरफ। लेकिन जब से ये भाई लोग आए हैं, तब से कावड़ियों के ऊपर आपने देखा किस तरीके से वो पंखुड़ियां फेंकी जाती है ऊपर हेलीकॉप्टर। अच्छी बात है, फेंकनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी दूसरे को इस तरीके से मत रोकिए। साल का एक बार का त्योहार है, इतना तो आपस में एकोमोडेट करना चाहिए। एक फूल बरसाने की बात आपने की, आपको ध्यान होगा अभी जो कुंभ के दौरान जो भगदड़ मची, उसका सारा हुआ, उसके बावजूद भी वहां पर सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश के बाद फूल फिर भी फेंके गए थे उस दिन। अगर आपको ध्यान हो तो हेलीकॉप्टर से फूल उस दिन भी फेंके गए थे। तो ये एक जो खास तरीके का जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जयपुर का जो मामला है, इन दोनों का आपको कंट्रास्ट देखना पड़ेगा बिटवीन द लाइन्स। जयपुर में चुनाव हो चुके हैं, एजेंडा पूरा हो चुका है, सत्ता हासिल हो चुकी है। अब आपके मन में स्वतः स्फूर्त जो आता है वो कर लीजिए। तो जितने भी हिंदू भाई थे, उन्होंने हजारों नमाजी भाइयों पर नमाज के बाद फूल बरसाए। ये हमारी तहजीब है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो उत्तर प्रदेश में वो हो रहा है जिससे वोट मिलेंगे। दोनों का कंट्रास्ट देखिए, दोनों ही राज्यों में सत्ता उसी पार्टी की है, सोच वही है, कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी। मूल स्कूल भी वही है, उसी विश्वविद्यालय के कुपड़ है सारे के सारे जहां भी है। उसके बावजूद भी देखिए कि चूंकि वहां चुनाव हो गया, अब तात्कालिक वहां पर कोई राजनीतिक खेल है नहीं, तो वहां पर होने दिया, कोई बात नहीं। अमरोहा में भी कुछ लोगों ने स्पेशली आयोजन किया, बहुत ही अच्छी बात है, और ये होना ही चाहिए। केवल सवाल आशीष भाई ये है कि जिस देश के अंदर 20 करोड़ 47 लाख जो मुख्य अल्पसंख्यक वर्ग है मुस्लिम्स का, क्या उसको आप इस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी कोशिश से? सवाल है ना, जवाब है ना। और अगर करेंगे तो आप अपने जो निहित घटिया किस्म के जो राजनीतिक स्वार्थ है, उनको तो शायद पूरा कर ले, लेकिन देश को कहां खड़ा कर दिया है वो लगातार आप देखते जा रहे हैं। आज की अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, जो देश की सुरक्षा का मामला है, देश सुरक्षित देशों में, उसमें हम पाकिस्तान से नीचे हैं, जो आज की रेटिंग आई है। तो ये किसने कर दिया? और 2 दिन पहले जब मैं और आप बात कर रहे थे, हमने बात की थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सरकार बन गई, अब तो कोई आफत नहीं है। उसके बावजूद वहां पर किस तरीके से सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं रह रहकर। 3 महीने में 800 से ऊपर घटनाएं हो चुकी है, उसका मैंने आपको जिक्र किया था पूरे का पूरा। 175 के आसपास केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये एक जो आपने कहा ना, ये 100 साल की तपस्या, उसका ये प्रतिफल, इनको किसी धर्म से कोई, ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हो ऐसा मत सोचिए आप। हिंदू धर्म के नाम पर वोट मिल जाते हैं, बाकी उनको आइसोलेट करने से वोट ज्यादा मिलते हैं। तो केवल उस सूत्री एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। जो असली तहजीब हमारी है वो जयपुर में दिखती है,
वो अमरोहा में दिखी, और भी तमाम जगह होगी जिसका मुझे और आपको नहीं पता। और अभी आपने होली के टाइम देखा था किस तरीके से नमाजियों पर हिंदू भाइयों ने दिल्ली में ही वो किया था, ऐसे ही फूल बरसाए थे। तो ये हमारी स्वतः स्फूर्त एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और श्रद्धा जो सदियों से चली आ रही है, ये तो हमारी वो परंपरा है जहां इसमें घटिया सांप्रदायिक राजनीति आती है, उसमें वो पिक्चर क्रिएट होती है जो आपने नंबर 2 पे वीडियो दिखाया मेरठ का, या बाकी जगह जिस तरीके के ये जहर बोलते हैं, जहर फैलाते हैं। लेकिन वास्तव में आज देश को जरूरत है जयपुर जैसी घटनाओं की। और अगर केवल इसको सियासत को आप माइनस कर लो ना, तो फिर आपको कहीं दंगे नहीं दिखाई देंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। समस्या पैदा की जाती है, वो किस लिए? लेकिन सियासत हो नंबर जाए। 3 का वीडियो, हेमंत भाई, नंबर 3 का वीडियो देख लीजिए तो पता चल जाएगा समस्या कहां से पैदा की जा रही है। नंबर 3 का वीडियो संभल का है, जो दिखाइए, ये दिखाइए संभल का वीडियो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं पुलिस को, यहाँ तो पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए दाएं बाएं रोड साफ करना, चूना डालना, नीचे देखिए चूना डालना, फूल डालना, पानी डालना, खाद डालना, सब ये देखिए पुलिस वालों के, पुलिस के जवान है। ये संभल है, ये संभल है। और ये तस्वीरें संभल की, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये आर्मी चीफ नहीं है आगे जो हाथ भांज रहे हैं, ये आर्मी चीफ नहीं है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा कि आर्मी चीफ है यहाँ पर हाथ भांजते जा रहे हैं और ये लाठी लिए जो जा रहे हैं, ये सब संघी हैं। ये देखिए कोई काला चश्मा लगाया है, उसी जोरदार टाइप का, वो योगी जिसे हो सकता है प्रभावित हो। तो ये संघी हैं, सब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। कोई देख के ये इनको कतई गुमान न करेगा कि ये एनसीसी के हैं, नेशनल कैडेट कोर के हैं, ये कोई, हाँ, ये कोई जो है राष्ट्र रक्षा वाले हैं। ये सिर्फ यहाँ देश की सीमाओं के भीतर सनातन की रक्षक नाम पर खाली जो है जितना उधम उछल कूद हो रहा है, सब इसी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनका पार्टिसिपेशन तय है, ये कहीं नहीं जाते हैं। हम लोग कई बार सलाह दिए कि इनको सीमाओं भेजा जाए, ये भारत की सेना थोड़ा सक्षम हो जाएगी, और ये लाठी लेके ही खड़े रहे, वहां जाके लाठी लेके खड़े रहे। ये इनके लिए, अब बताइए, पहली बात 2-3 पॉइंट बड़ा लॉजिकल है। संघ ठीक है, हम मान लिए संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन अनरजिस्टर्ड, पंजीकृत नहीं है, गैर पंजीकृत संस्था है। कोई औपचारिक रूप से इनको कोई ऐसा कोई बता दिया तो सरकार कोई गजट या नोटिफिकेशन जारी करे। हेमंत भाई, मतलब पॉइंट आप सुनिएगा क्योंकि इसे मैं चाहूंगा जवाब। या तो कोई गजट जारी कर दे, कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हाँ इनको एक माना जाए, कि ये मान लिया जाए कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab एक्स्ट्रा आता है। तो ये मान लिया जाए नोटिफिकेशन के जरिए कि मोदी, शाह, योगी आते हैं तो ये 2ab एक्स्ट्रा आता है, मतलब ये संघ वाले एक्स्ट्रा आते हैं लाठी लेकर के। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला या तो नोटिफिकेशन के जरिए कि ये एक्स्ट्रा आते ही हैं सत्ता के साथ, या इनको सत्ता के संरक्षक के रूप में, जैसे संस्थाएं होती हैं तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, ऊपर एक संरक्षक कुछ लोग बना देते हैं, तो वैसा लिख दे कि ये संरक्षक है, भारत के संरक्षक है। कुछ भी तो लिख दो, ये है क्या है? ये कौन है? ये कौन है? मेरा सवाल है ये कौन है? वो तो हमारे देश के आम नागरिक हैं जो अपने 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 धर्म के हिसाब से, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से जो है अपने धार्मिक क्रियाकलाप, वो चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम, मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ। हिंदू भी होलिका दहन चौराहे चौराहे करते हैं, तो उनके भी अपनी प्रैक्टिस है, अपने धार्मिक क्रियाकलाप है। उसको पुलिस सुरक्षा दे, संरक्षण दे, व्यवस्थित करे, सुव्यवस्थित करे, कानून व्यवस्था का ध्यान रखे, सब ठीक है। ये कौन है भाई साहब? इनके लिए नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम, सबके सब जूता कस के पॉलिश कर लगा करके अफसर से लेके और सिपाही तक सब तैनात है। अब वहां आप करो, जाओ ऊपर वाले को बता दो, है? यहां नहीं बोल पाओगे ऊपर वाले को बता दो, क्योंकि ऊपर वाले को नागपुर में बता देगा तो तुम्हारे नाक पे दिक्कत आ जाएगी। इनको बोल दो जाओ ऊपर वाले को बता दो, नहीं बंद करो रास्ता, जाओ ऊपर वाले को बता दो। यहां ऊपर वाले को बताने को नहीं बता पाएंगे। कौन है भाई हेमंत जी, ये लोग कौन है? ये आशीष भाई, ये वो 100 साल से वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, सब घोषित हैं, इनको कोई और राष्ट्रवादी नहीं कहता, ये अपने ही इकोसिस्टम के राष्ट्रवादी हैं। इनका 1925 में स्थापना हुई थी, आज 2025 से 100वें साल के अंदर चल रही है। पहले 22 साल 23 साल जब 47 में देश आजाद हुआ, उस समय ये लोग कहाँ थे?
हिंदू महासभा कहाँ थी, अंग्रेजों के साथ क्या था, छोड़ दीजिए, वो कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन उसका कोई मतलब नहीं है। 100% अंग्रेजों के साथ थे। आज तक अंग्रेजों के खिलाफ कभी मोदी बोले हो, कभी भागवत बोले, कोई और बोला। अंग्रेज हिंदुस्तान को लूट के खा गए, उसके बावजूद इनका अंग्रेजों से कभी कोई शिकवा नहीं था। ठीक, इनका बेसिकली शिकवा केवल दो ही लोगों से, एक तो मुगलों से और एक उसके बाद कांग्रेसियों से, बाकी किसी से कोई। अच्छा, अपना क्या योगदान है वो भी नहीं पता इनको। इनमें से कितने लोग फौज में हैं वो बता दे, भाजपा के कितने नेताओं के बच्चे फौज में हैं जरा वो बता दे, छोड़ दीजिए उस बात को भी। इनका राष्ट्रवाद 1925 से 1947 तक सारे देश ने देखा, और उसके बाद माननीय भागवत जी ने एक बड़ी बात कही थी कि संघ के जो सेनानी हैं, जो ये अपने स्वयं सेवक है, ये 1 महीने के अंदर बॉर्डर पर जाकर के और सेना का स्थान ले सकते हैं। तो चाइना ने अभी भी, भारत सरकार ने संसद में माना कि उन्होंने 2 काउंटीज बसा ली, अभी स्वीकार किया। तो ये भाई यहाँ लाठियां यहाँ बांध रहे, इनको वहां चले जाना चाहिए था, और संघ प्रमुख तो कह ही चुके हैं। तो एक बार मेरा आग्रह है कि इनको सेना पर तैनात कीजिए, सीमा पर तैनात कीजिए। चाइना की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस मौसम में ही निपट लेंगे, जिस तरीके का इनका फिजिक और सारी चीजें, जो इनकी जीवन शैली है। सवाल ये नहीं आशीष भाई, सवाल ये है कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके संविधान में ये बात लिखी हुई है। बहुत सारे भगत जो अभी आएंगे टाइमलाइन पे, वो इस तरह का तमाम हमारे बारे में करेंगे कार्यक्रम अभी। लेकिन बेसिकली क्या है कि ना तो इनको रोकने का कोई हक है और ना दूसरे को प्रोत्साहन देने का। देयर हैज टू बी ए बैलेंस, संतुलन की बात है कि आपका काम लॉ एंड ऑर्डर का है, वो लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, बाकी चीजों के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन समस्या ये है कि जो पुलिस प्रशासन, पूरी मशीनरी जो है, वो एक खास तरीके से ओरिएंटेशन कर दी गई है। ये तो आपने जो दिखाई, कांस्टेबल और एएसआई लेवल के लोग थे। आपने तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों की भाषा देखी होगी, यहां भी देखी होगी। अभी कुंभ के दौरान किस तरह की माइक पे अनाउंसमेंट कर रहे थे, जब भगदड़ मची उससे पहले पुलिस के एक डीआईजी का आपने दिखाया था ना वो वीडियो, कि जल्दी जल्दी प्राप्त कर लिए, मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, जल्दी जल्दी, वरना भगदड़ मच सकती है। भाई खुद ही बता रहा था भगदड़ मच सकती है। तो बेसिकली सवाल ये नहीं है, सवाल आशीष भाई ये है कि जो बेसिक पुलिस की ट्रेनिंग का हिस्सा है, बेसिक प्रशासन की ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसको एक खास रंग में रंग दिया गया है, जिसको भगवा रंग कहते हैं। सवाल यह है कि क्या संवैधानिक ड्यूटी कर रहे हैं वो। एक पक्ष बन करके कभी भी आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, या तो आप इस तरफ हो और या इस तरफ हो, जबकि प्रशासन का मूल दायित्व संवैधानिक तौर पर न्यूट्रल रहने का है। आपने अभी थोड़े दिन पहले नागपुर की हिंसा देखी होगी, उसमें जो बौद्ध धर्म के जो तमाम लोग थे, जो दूसरे जो अम्बेडकरवादी थे, वो वहां पर एक यात्रा निकालना चाह रहे थे। उनको पुलिस ने पहले परमिशन दी, फिर विड्रॉ कर ली। उसके बाद जो ये दूसरे भाई लोग थे, जो आपने दिखाए अभी, इनको यात्रा की परमिशन दे दी। और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो सांप्रदायिक सौहार्द का मामला है। तो इस तरीके से चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए पूरी की पूरी साजिश रची जाती है, पूरी की पूरी साजिश रची जाती है। और ये यहाँ पर नहीं है, पैन इंडिया जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आप कहीं पर भी देख लीजिए, जहां चुनाव होने वाले हैं वहां थोड़ा सा फोकस ज्यादा होता है कि भाई अब चुनाव आना है तो माहौल को गर्म कीजिए। माहौल गर्म क्या होगा, मतलब अदालत में जाते हैं 12 घंटे के अंदर, मैंने केस किया, आपको नोटिस भी नहीं आता, और एक्स पार्टी कहते हैं खुदाई कर लो, पता कर लो। ये कौन से कानून में लिखा हुआ भाई? दूसरे पक्ष का तो सुनोगे लेकिन कोई मतलब नहीं। तो पूरे जो देश का जो तंत्र था ना, जो चारों पांचों, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उन सबको एक खास रंग में रंगने का जो प्रोजेक्ट था, वो लगभग 70-80 प्रोजेक्ट पूरा हो गए अनफॉर्चुनेटली। और उसका परिणाम वही होगा जो आपको दिख रहा है कि आप मेरे ऊपर तलवार भी चला जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और मैंने आपकी तरफ टेढ़ा देख भी लिया तो मेरे खिलाफ यूएपीए लगेगा। यूएपीए से नीचे धारा ही नहीं पता, नहीं, यूएपीए से नीचे की धारा नहीं पता इनको, जब एक पर्टिकुलर वर्ग आता है। और ऐसी सूरत, पता है आशीष भाई दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, जब आप मुझे दीवार के साथ दबाते चले जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी जब मुझे सांस आना बंद हो जाएगी, और जब वो सांस आना बंद होगा तो मैं रिटेलिएट करूंगा, और वो रिटेलिएशन किसी भी स्तर तक जा सकता है। तो क्या आप एक पर्टिकुलर समुदाय को रिटेलिएशन के लिए मजबूर कर रहे हैं? जवाब है, जवाब है। हाँ? और इसका जो परिणाम होगा उसकी केवल आप कल्पना कर सकते हैं। 20.5 करोड़ लोग, या तो संघ ये बता दे कि भाई ये सारे के सारे हम हिंदुस्तान में नहीं रखने, पॉलिसी बनाओ ना। अगर आप तो ये कह रहे थे ना कि हम जो इतने भी बाहर के दूसरे देशों के वो थे उनको बाहर निकाल देंगे, फलां कर देंगे, अमित शाह ने दीमक कहा था, तमाम चीजें। आज तक 11 साल में कोई एक अवैध प्रवासी बाहर निकाल दिया क्या आपने? एक आना बनाई कहीं भी बीजेपी शासित प्रदेश से, बता दीजिए।
आपने बड़ा अच्छा किया, जम्मू कश्मीर से 370 हटा दी, बड़ा अच्छा किया। लेकिन पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में 371 के ABCDE लगे हुए, उनको भी वही प्रिविलेजेस है, वहां भी आप जमीन नहीं खरीद सकते हो, वहां क्यों नहीं हटा दिया आपने? उनका भी तो एसिमिलेशन करना है ना मुख्य भारत में, तो वहां भी हटा देते। समस्या है जम्मू कश्मीर में जो आबादी है उसके नाम पर, उसके विरोध के नाम पर आपको बाकी देश में वोट मिलता है। नॉर्थ ईस्ट हाँ। में जो आबादी है वो माइनॉरिटी में है, उसके हम्म। नाम से आपको वोट नहीं मिलता। तो इसलिए किसी तरह डफर भगत आएंगे अभी, अंध भगत, उनमें से किसी को पहली बात तो 371 नहीं पता, उनको 370 भी नहीं पता, सही मायने में हाँ। 371 भी नहीं पता। तो जब नहीं पता तो उसको विड्रॉ करने की बात कैसे करेंगे? इनको एक सिलेबस दे दिया गया है कि केवल मैं बनाम आप, दो संप्रदायों का, बाकी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जो भी कुछ डालना पड़े, उसके लिए जो भी आहुति हो, देश की शांति, देश की सुरक्षा, देश का विकास, देश की प्रगति, इनको कोई मतलब नहीं है उससे। इनका केवल एक सूत्रीय एजेंडा है कि अगर सारे मिल के रहें तो तुम्हारा क्या होगा, इसलिए इनको एग्जैक्ट। मिलने मत दो, एकजुट मत रहने दो। 100 साल से ये एजेंडा चल रहा है, 11 साल में तो उसके अंदर और ज्यादा खाद पानी डालने का लगातार उस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको बर्निंग इशू रखना है। और चूंकि आपके पास सारा तंत्र है, सारी मशीनरी है, सारा प्रशासन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब कावड़ यात्रा आती है तब क्या हो जाता है भाई, 250 किलोमीटर रोड बंद होता है मेन नेशनल हाईवे, और यहाँ 5 मिनट की परमिशन नहीं दी जाती। इन दोनों को कहाँ आप कैसे बैलेंस करेंगे? नहीं नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन डस्टबिन में डाल चुके हैं, ये इसको कहने में कोई दो राय नहीं, डस्टबिन में डाल चुके हैं सब। आप ये समझ लीजिए कि सत्ता प्रायोजित नफरत, सत्ता प्रायोजित नफरत है ये, नफरत और कुछ नहीं कि कोई कहते कि नहीं एनजीओ वाला कोई दे रहा है इसकी सप्लाई ना, ये सत्ता स्टेट स्पॉन्सर्ड ये नफरत है। और इसका एक नमूना नहीं, सारे नमूने ही नमूने हैं। और एक बात जो आपने कही ना कि अगर सब इकट्ठा हो जाएंगे, जिस घर में 10 मेंबर हो, कह रहा हूं 10 मेंबर एक होंगे जिस घर में, उस घर में इनकी एंट्री नहीं हो सकती, ना इनके विचारधारा की एंट्री हो सकती। इनकी एंट्री वहीं होती है जहां पर विभाजन शुरू होता है, जहां विभाजन वहीं यहाँ उनकी इनकी एंट्री होती है। मैं आपको एक क्लिप और दिखाता हूं, लेकिन ये इतना देश के लिए घातक हो चुका है। बहुत ये लोग ही कहते हैं, यही यही इकोसिस्टम कहता है कि पहले माइनॉरिटी का जो है तुष्टिकरण होता था, मुस्लिम तुष्टिकरण होता था। 1 मिनट के लिए मैं इस पर एग्री कर जाता हूं हेमंत भाई, 1 मिनट के लिए एग्री कर जाता हूं, लेकिन एग्री करने के बाद क्या उसका जवाब बहुसंख्यक तुष्टिकरण हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से कतई नहीं हो सकता है। 2 भाई हैं, मैं तो दोनों को भाई मान रहा हूं। 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, कमजोर भाई है, शैक्षणिक रूप से, बाकी अन्य पैरामीटर्स पर एक बड़ा भाई है। नहीं, अगर ये फर्क होता तो सच्चर कमेटी और ये सब की नौबत क्यों आती, क्यों बात आती? बड़ा क्लियर बात है, क्यों फिर आती बात, क्यों सच्चर कमेटी बनाओगे जब सब कुछ इक्वल है? तो जो वीक है किसी भी स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, अगर उसको कहा भी जाए कि 1% उसके लिए एक्स्ट्रा फेवर कर दिया, तो मैं तो गलत नहीं मानता। जो ताकतवर है, जो बड़ा है, मजबूत है, वही सारा अगर भैंस दूध पी जाएगा तो छोटा वाला खत्म है। अगर उसके में 2 चम्मच दूध एक्स्ट्रा डाल दिया कि 2 चम्मच एक्स्ट्रा दूध है और 1 बूंद शहद का टपका दिया, तो उसको आप, उसका जवाब अब उन लोग है कि हम बहुसंख्यक तुष्टिकरण करेंगे। अब ये देखिए, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का तो कोई कोई ऐसा बहुत भयंकर प्रूफ है नहीं किसी के पास, हो तो आवे चर्चा में, हम इनवाइट कर रहे हैं, इसी हॉट टॉपिक में बैठा लेंगे उसको, अगला शो जब भी करेंगे, जब कहेंगे स्पेशली उस पर कर देंगे। लेकिन बहुसंख्यक तुष्टिकरण का इतना उदाहरण बता दिया। आप बताइए, 5 मिनट नमाज उनको नहीं पढ़ने दोगे, आप फूल बरसाओगे। एक धर्म के धार्मिक जो है प्रैक्टिस में आप फूल बरसाओगे, और दूसरे में 5 मिनट के लिए उसको खुद ही नहीं करने दोगे। आप मत करो हेल्प, आप मत मौलवी मौलाना बुलाओ, वही पढ़ रहे हैं अकेले, उनको पढ़ लेने दो नमाज, वो भी नहीं करोगे। अभी रामनवमी के लिए यूपी में योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है, पूरे प्रदेश में अखंड मानस का पाठ होगा रामनवमी पे। ये स्टेट का काम है, ये स्टेट का काम है। तो ईद पर अखंड नमाज करवा देते,
अखंड नमाज करवा दो ईद पे, करवा दो भाई, करवा दो। स्टेट का काम यही है तो करवा दो अखंड नमाज, कि चलो बैठा दो जो है 21, 51, 101 मौलाना, वो जो है मुफ्ती, वो अखंड नमाज पढ़ ले। ये स्टेट का काम है क्या हेमंत भाई? मैं फिर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, लेकिन इस पर मैं रुक रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि ये मसला, ये देखिए स्टेट, अब स्टेट बेसिकली धार्मिक प्रैक्टिस को स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। ये सेकुलर कंट्री के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं आशीष भाई, स्टेट का और कोई काम ही नहीं बचा है। आप कह रहे हो ये हाँ। स्टेट का काम है, मैं कह रहा हूँ स्टेट के पास और कोई काम ही नहीं बचा है, केवल हाँ। और केवल ये काम बचा है आपको एक खास तरीके का फील गुड करा करके, और आपकी जितनी दुश्वारियां हैं जीवन की, आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपकी आय नहीं बढ़ी, आपको महंगाई बहुत है, आपको पेट्रोल डीजल महंगा, कुछ भी है, उन सब दुख दर्दों से आपका जो अभाव है उसको न्यूट्रलाइज केवल धर्म के नाम पर किया जा रहा है। ये स्टेट का प्रोजेक्ट है, इसको ऐसे मत मानिए आप। कोई भी, जब आपने राम मंदिर का जो शिलान्यास किया था तब आपने देखा था किस तरह की इवेंट क्रिएट की गई पूरे हिंदुस्तान में। मैं ये मानता हूं कि आजाद भारत की आज तक की सबसे बड़ी मीडिया इवेंट अगर कोई थी तो वो इवेंट थी अधूरे अधूरे मंदिर का शिलान्यास। शंकराचार्य कह करके थक गए कि अधूरे मंदिर का शिलान्यास हिंदू जो धर्म है उसके सम्मत नहीं है जब तक पूरा उसका शिखर तैयार ना हो जाए। शंकराचार्य से बड़ा तो मैं और आप नहीं, और इनमें से भी कोई नहीं जितने ये फर्जी घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी शंकराचार्य जी को बात को इन्होंने रिजेक्ट किया और जाके शिलान्यास किया और सबसे बड़ी आजाद भारत की मीडिया इवेंट क्रिएट किया, कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किन कारणों से जो भी हुआ, लोकसभा के चुनाव परिणामों में आपने देख लिया कि क्या परिणाम आए। तो अगर उस तरह के समीकरण या उस तरह की जागरूकता बने लोगों के अंदर कि भाई मेरे जो जितने मूल डे टू डे बेसिस के अभाव है, जो मुझे चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये धर्म की सियासत खत्म हो सकती है। ये धर्म की सियासत पे काम नहीं चलाते। पहले तो सारा टाइम जो आपने कहा कि ये रामनवमी और ये सारा करके हर चीज, और उसके बाद अगला काम फिर विभाजन का कार्यक्रम शुरू होता है जो एक सतत प्रक्रिया है, पूरे 5 साल चलती है और जब तक सरकार आती है, जब तक सरकार का दोबारा चुनने का समय होता है। तो इसको इन्होंने एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना लिया है इसको, और पूरा तंत्र उसका यूज टू हो गया है। अब उनको प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस वालों को बताने की जरूरत नहीं है। उनको पता है किसको लठमारना है, किसको सैल्यूट करना है, किसका जुलूस निकलवाना है। वो लाठियां लेके जो चल रहे थे अभी आपने दिखाए, कितनी जबरदस्त सुरक्षा थी उनको। अरे जो आदमी लाठी ले रहा है उसको भी सुरक्षा की जरूरत है। आपके हाथ में लाठी है, आपको मेरी सुरक्षा की जरूरत है, बताइए आप। कितने पुलिस वाले चल रहे हैं, अरे हाथ में लाठी है, और लाठी वाले के सामने कौन आएगा भाई, क्यों आएगा। लेकिन ये एक, आप समझिए, ये एक फोटो ऑप्टिक्स है। ये इनको रीएश्योर करती है कि प्रशासन तुम्हारे साथ खड़ा है। हाँ, ये रीएश्योरेंस है। और जब मैं और आप कहीं शिकायत करने भी चले जाएं तो हमारे सामने उल्टा है। तो ये जो चीज है बेसिकली ये एक लार्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके, और जितने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बैठी है, जितने सारे तमाम ये बैठे कुछ कुपड़ जितने भी लोग हैं, वो इसका फील गुड लेते हैं। टाइमलाइन पर कल जैसे मैंने और आपने बहस की, मैंने उसमें देखा 5-4 फजूल किस्म के वाहियात लोग जिनको ये नहीं पता, कहते कि नहीं मोदी पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो आरएसएस के ऑफिस में गए थे। भाई दूसरे का नाम बता दे, फिर वो आया ही नहीं, फिर वो किसी और बात पे चल पड़े। बेसिकली कोई समझ नहीं। इनको केवल एक ही चीज सिखाई गई है कि कैसे आप, और ये बहुत छोटा वर्ग है, मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा वर्ग है। सारा देश अगर ये होता तो जयपुर में आज ये घटना नहीं होती कि फूल नहीं बरसाए जाते, अमरोहा में नहीं होता। हमारे अंदर नहीं है ये चीज। हमारे अंदर सांप्रदायिकता इग्नाइट की जाती है। वो कैसे? असुरक्षा बेच के, भय बेच के। मुझे ये बताइए आशीष भाई, हिंदुस्तान के अंदर 14.5% मुस्लिम है, 20 करोड़ के आसपास, और हिंदू है 100 करोड़ से ऊपर। अगर हम 120 हिंदुओं, 120 बाकी कुछ और नहीं, भी बाकी 3 करोड़ में सिख ईसाई सब 3 करोड़ में है, 3-4। मैं कहता हूँ 120 करोड़ मान लीजिए। जो 120 करोड़ उन 20 करोड़ों से असुरक्षित हैं, उनका कोई इलाज है? उनको कोई सुरक्षा दे सकता है? बता दीजिए आप। 20 करोड़ से 120 करोड़ असुरक्षित है, इसका क्या इलाज है? ये तो एक मनोविज्ञान पैदा किया ना। और ये क्या मनोविज्ञान है? भय का मनोविज्ञान। हर चुनाव में कब तक आप भय बेचोगे, कब तक आप अपनी परफॉर्मेंस पे वोट नहीं मांगोगे, कब तक आप अपनी डिलीवरी पे वोट नहीं मांगोगे, कब तक आप धर्म के आधार पर ये खेल करोगे।
और जितने धर्म के आधार पर देश बने हैं दुनिया के अंदर, सबकी हालत देख लीजिए। पहला आपका पड़ोस पाकिस्तान है, बांग्लादेश इतना अच्छा चल रहा है, उसका सत्यानाश 6 महीने में हो गया, देख लीजिए आप। ईरान का हालत देख लीजिए। जितने भी देश उस लाइन पर चले, वो सारे देश बर्बादी के रास्ते पे हैं। और समझदार वो होता है जो दूसरे के तजुर्बे से सीख ले और अपने यहाँ ये गलती ना करे। हम इसके फ्लैग बीरर बनना चाहते हैं। ये है नालायकी जो इनको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं। इनके पास केवल विभाजन है और भय की बिक्री है। वो सारा देश लगातार 11 साल से ये भुगत रहा है। महाराष्ट्र जैसी स्टेट में ऐसे अगर 800 घटनाएं होंगी, आप सोचिए फिर वो काहे की तो बिजनेस कैपिटल रह जाएगी बॉम्बे। कौन वहां इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन से वहां प्रोजेक्ट आएंगे? लेकिन क्या वास्तव में लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए? लोग तो इसके आधार पर वोट दे रहे हैं। इन्होंने फॉल्ट लाइन पकड़ ली कि डरा दो मुसलमान आ जाएंगे। तो जैसे हरियाणा में आप आए जब कह रहे थे, साउथ हरियाणा के अंदर कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, आपने तो अपनी आंखों से देखा वहां हाँ क्या फैला दिया आखिरी के 24 घंटों में कि एक पर्टिकुलर कास्ट आ जाएगी और कोई हाँ, मुद्दा ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं था। कोई मुद्दा नहीं। और 15 साल से वो लोग बीजेपी को चलाए पड़े हरियाणा में। हरियाणा में मैं बीजेपी की 1/3 वोट साउथ हरियाणा से आती है इस हाँ वजह पे कि हाँ वो आ जाएंगे, फला आ जाएंगे। हाँ तो हाँ पूरे देश के अंदर कभी बाबर, कभी कोई, कभी किसी की कब्र खोद लो, कभी औरंगजेब को ले आओ, इसके बाहर इनके पास सिलेबस ही नहीं है। तो क्या कर लोगे आप? और पूरा तंत्र उसमें रच बस गया है, वो नहीं। इसमें पार्टी बन गई। और एक और अभी आखिरी क्लिप बची है चर्चा आज। हमको लग रहा था, मैं शुरू में कह रहा था कि इस चर्चा में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हेमंत भाई ने कहा नहीं, इसी पर करना चाहिए हम लोगों को। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आज मुसलमान है ना, ये जिस दिन ये तय मान लीजिए, उसका उसी का नमूना अगला दिखाने जा रहा हूँ आपको। जिस दिन इस देश से मान लिया, मैं कहूँ मुसलमान सरेंडर कर दिए, चलो ठीक भाई हिंदू राष्ट्र बना लो, उस दिन देखिएगा ऐसा नहीं है कि इस देश में चारों तरफ दूध दही की नदियां बहेंगी। फिर आएगी दलितों की बारी। बेसिकली ये मनुस्मृति के लिए लड़ाई हो रही है। फिर आएगी दलितों की बारी। जैसे ही मुसलमान, फिर कोई दूध दही नदी नहीं बहेगी। फिर गले में मटका किसके होगा, तख्ती किसका होगा। आज दुकान पर नेम प्लेट है, फिर गले में नेम प्लेट टांगने की बारी आएगी गले में, कि बताओ अपनी पहचान दलित हो कि नहीं हो। दलित हो तो टांग के घूमो, शरीर स्पर्श न कर जाए। उसका नमूना बताता हूं। रामजी लाल सुमन 20%, ये कांवड़ पर फूल बरसाना सब इंटरकनेक्टेड है। कांवड़ पर फूल इसलिए बरसाया जाता है। कौन जाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यात्रा का और धार्मिकता का, जांचिए, लेकिन कौन बता दो कोई कांवड़ यात्रा में अनुराग ठाकुर को बता दो दिल्ली से कांवड़ उठा करके जाए हरिद्वार गए हो। बता दो रविशंकर प्रसाद का बेटा गया हो, विदेश में है सब बेटा बेटी, गए हो कभी। ये जितने बड़े बड़े ज्ञान देने वाले कभी गए हों, बता दो किसी जो ये डीजीपी फूल बरसा रहे हैं प्रशांत कुमार का कोई रिश्तेदार बेटा उटा, अमिताभ यश एडीजी पूरा यूपी पुलिस चला रहे हैं, उनका कोई बेटा बेटी दिल्ली से हरिद्वार कांवड़ लेके गया हो, बताओ कोई फोटो लाग दिखाओ हमको। नहीं गए। इसलिए करवाया जाता है कि उसमें उसमें क्या होता है कि जो बेरोजगार हैं, पिछड़े, और खासकर पिछड़े दलित, ये मैं सामाजिक रूप से कह रहा हूँ, उसमें भागीदार होते हैं। और जब फूल बरसता है तो अंदर से लगता है उनकी उनका जो है ना, उनकी कुंठाएं तुष्ट होती हैं। नौकरी मांगने जाते हैं तो कुंठाओं पीछे लाठी से जगा दिया जाता है फिर तो, और कांवड़ में फूल बरसा दिया जाता है। रामजी लाल सुमन ने एक बात कही, और जो कहा वो ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। मध्यकालीन इतिहास का सबसे ऑथेंटिक जो इतिहासकार है, सबसे ऑथेंटिक, मैं सबसे ऑथेंटिक की बात कर रहा हूं, सतीश चंद्र। आधुनिक इतिहास के सबसे ऑथेंटिक इतिहासकार बिपिन चंद्र और सुमित सरकार है। मध्यकालीन इतिहास के सबसे ऑथेंटिक इतिहासकार बिपिन चंद्र है। बिपिन चंद्र लिखते हैं, अकबरनामा को कोट करते हैं, वो ऐतिहासिक तथ्य बोला है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे। लेकिन क्या हुआ, रामजी लाल सुमन को गालियां दी जा रही हैं। इस देश में 20% दलित हैं और एक दलित सांसद को गालियां दी जा रही हैं। लगातार धमकी दी जा रही है, जाओ मार के आओ, 4 मुष्टंडे तैयार हो जाओ। इतना जवान काटने पे इतना इनाम, हत्या करने पे इतना इनाम। 20% पर, 14% के बाद 20%, 20% पर, वो 20% आबादी है। अब सुनिए, नीच भी किसको इशारों कहा जा रहा है वो भी सुन लीजिए। अनुराग ठाकुर चलाइए जरा क्लिप, इसलिए हम कहा एक क्लिप बची है, चलाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिन्होंने पीछे कुछ टिप्पणी भी की।
उन्होंने नाम रखा है, नाम राम रखा है, पर मर्यादा तुझे नहीं भाती। राणा को अपमानित करके लज्जा भी तुझे नहीं आती। मान रहे बाबर को अब्बू, विष्टा को नित रखने वाले, 2 पैसे में बिकते फिरते त्याग झूठ बतलाने वाले। एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, 84 घाव लगे तन में, लेकिन क्षत्रिय राणा सांगा फिर भी तन रहे थे रण में। मातृभूमि के रक्षक बनकर हम यही युद्ध किया करते हैं। परमवीर कहलाते क्षत्रिय सबको अभय दिया करते हैं। राणा के जैसे बलिदानी राष्ट्रद्रोह बन जाते हैं। तेरे जैसे नीच निकम्मे बस जल भूनकर रैंक में मर जाते हैं। राणा सागा के वंशज गद्दारों की औलाद नहीं तेरे, लेकिन तेरा खून जिहादी, इसमें अब तनिक विवाद नहीं, इसमें अब तनिक विवाद नहीं। लेकिन तेरा खून जिहादी, इसमें अब तनिक विवाद नहीं। तेरे जैसे नीच निकम्मे, तेरे जैसे नीच निकम्मे किसको कह रहे हैं ये? रामजी लाल सुमन को कहा ना, नाम में उसके राम है। रामजी लाल सुमन, रामजी लाल सुमन दलित, एक दलित सांसद ऐतिहासिक तथ्यों को रख दिया। और राणा प्रताप और राणा सांगा, नाम राणा लेने में को बार बिना क्षत्रिय पहले लगाए नहीं बोले हैं ये। क्षत्रिय राणा, अरे एक बार भारतीय राणा बोल देते, एक बार भारतीय राणा बोल दिए होते, क्षत्रिय राणा है। ये आखिरी कमेंट इसी पर लेंगे हम आपसे। ये जो है राष्ट्रवाद का ये नया दौर, इसीलिए मैंने कहा है 14% के बाद 20% की बारी, यही है मनुस्मृति लाने वालों की तैयारी। हेमंत भाई, आशीष भाई, जो 100 साल की ट्रेनिंग है, 100 साल की जो कुंठा है, और जो 100 साल की जो इनके अंदर का इंफिनिटी कम्प्लेक्स है, उसको कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे? क्या ये लोग यही सब बातें बिना किसी सुरक्षा के सड़क पर जाकर कर सकते हैं? क्या एक खास इकोसिस्टम के तहत ऑपरेट करते हुए एक जहर बो देना, ये इनकी परंपरा का हिस्सा है। और ये पहली बार नहीं किया इसने, अनुराग ठाकुर ने। दिल्ली में क्या क्या किया था आपने सारे कारनामे देखे इन्होंने, और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या क्या किया था। उनसे सामान मत खरीदो, उनसे ये मत करो, उनसे वो मत करो। ये लोग बेसिकली, और देखिए उस सारी घटना के बाद जब दिल्ली दंगे हुए थे, अगर आपको याद हो, उसके बाद इस शख्सियत को जो अनुराग ठाकुर दिखा, इनके फादर तो बहुत भले आदमी थे, आपको याद होगा, आपको धूमल साहब, उन्होंने कभी इस तरह की फजूल की नॉनसेंस नहीं की। ये तो पता नहीं कहां से इनके फादर के मार्गदर्शक मोदी जी नहीं थे ना। हाँ, ये ठीक बात है। तो इनका देखिए, वो जो दिल्ली दंगों में इन्होंने जो भी वो बकवास की थी, उसके बाद इनको प्रमोशन मिली और इनको कैबिनेट मंत्री बना करके सरकार का चेहरा मोहरा बना दिया, आईएनबी मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद हाँ, होना ये चाहिए था, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके और इनको कैबिनेट से बाहर करना चाहिए था। तो इन लोगों का समझिए क्या है, प्रमोशन के जो अलग अलग चैनल्स है ना, उनमें सबसे इजी चैनल प्रमोशन का ये है। लेकिन ये लोग एक बात नहीं समझ रहे हैं, वो मोदी का जमाना था जब 2002 के बावजूद वो इतने साल तक मुख्यमंत्री भी रह गए, प्रधानमंत्री भी रह गए। आने वाले टाइम में इस तरह की स्थितियां नहीं बचेंगी और ये लोग इन्हीं बातों पर चुनाव हारेंगे। यू मार्क माई वर्ड्स। जो इनकी पुरानी जितनी भी बातें हैं ना, प्रवेश वर्मा और ये सब डेटा मैनिपुलेशन से, तमाम खेलों से चुनाव जीत जाना एक बात है। कभी आप ये सोचिए कि आपकी लोकप्रियता कहां खड़ी हुई है। क्या लोग आपको प्रेम करते हैं या आपसे डर के आपको नमस्ते करते हैं? जिस दिन ये अंतर इनको समझ में आ जाएगा, आएगा नहीं, अभी सत्ता में रहते हुए नहीं आएगा, सत्ता से बाहर होने के बाद आएगा। लेकिन आम आदमी को ये सोचना होगा कि आप किन लोगों को चुन रहे हैं। जिस दिन केवल ये समझ में आ गया कि किसको चुन रहे हो और किसको चुनना चाहिए, इनका खेल उसी दिन खत्म हो जाएगा। मेरी और आपकी इस मुद्दे पे बातचीत के पीछे भी पर्पस ये है कि देश के लोगों को केवल ये बताया जाए कि हम धर्म और जात के आधार पर कभी भी बटे नहीं थे। एक दूसरे के सुख दुख में, हारी बीमारी में, हर चीज में हम साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। हमारा समाज उस तरीके का है, सब तरीके का। हम एक जो समाज हमारा है, समावेशी समाज, आज उसको भय बेच करके राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस तरीके से विभाजनकारी एजेंडा है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी और ये जो रिग्रेसिव दौर है, इसके खात्मे का समय आ जाएगा।
ये केवल देश के लोगों को, मैं बार बार ये कहता हूँ, देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि कब तक वो भय में आकर के इस तरह के लोगों को वोट दे करके अपना भाग्य सौंपते रहेंगे। ये लोगों को तय करना है। बिल्कुल, और कुल मिला-जुला करके एक ही बात एक लाइन में समझिए कि जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, चुनावी नारा आता है ना, वो चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। चुनाव के बाद ऐसे ही बाँटना होता है कि एक दलित सांसद को नीच और निकम्मा कहा जाता है। लेकिन इस देश के दलित, पिछड़े स्कूल बंद करके उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, वो सोच ना पावें, रोजगार ना माँग पावें और जाए कांवड़ पे, ऊपर से फूल बरसे तो मुस्कुराएँ कि देखो साहब ने, राजा ने, हमारे मालिक ने फूल बरसाया है। हैं? मालिक ने फूल बरसाया हमारे। तो मालिक मान लिए जब आप, तो फिर संविधान में कोई मालिक नहीं है साहब। जब जिस दिन हमको मानसिक रूप से हमारा एक मालिक तैयार हो गया, उस दिन संविधान खत्म हो चुका है और मालिक मानना शुरू हम कर चुके हैं। तभी किसी में भी हिम्मत है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी में हिम्मत आती है, जब मालिक वाला भाव आ जाता है, तभी ये हिम्मत आती है कि वो किसी को नीच और निकम्मा कहे। एक बार नीच राजनीति 2014 में राजनीति को घटिया स्तर की नीच राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। इसको मोदी जी ने पूरे देश में मुझे नीच कहा, मैं पिछड़ा हूँ करके पूरे देश भर में घूमे थे। आज एक दलित सांसद को नीच कहा जा रहा है, इस देश में सन्नाटा है, ये शर्मनाक है। लेकिन जयपुर में जो हुआ, वो हमारे देश के लिए आज भी छोटा सा ही सही, लेकिन एक गर्व का पल दे रहा है। हमें इजाजत दीजिए, कल हम फिर आएँगे। हेमंत अत्री हमारे साथ होंगे, कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।